ओके, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक प्रीवियस लेक्चर में आपको पूरा वीडियो लेक्चर पढ़ना है। आप उसमें पढ़े होंगे तो आपको मिला होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसको कंटिन्यू करने के बाद हम लोग फर्दर मूव करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। तो चलिए आज का मेरा टॉपिक है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ये क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? पहले इसको समझते हैं, फिर इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ये दो तरीके का होता है, इसमें ग्राफ भी है, वो समझाएंगे। देन वी मूव इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलिए सपोज करो मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया हुआ है। बाइनरी सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट हो, दो कंपोनेंट मिलने से बना हो। मान लो मेरे पास एक कंपोनेंट कुछ ऐसा है, दूसरा कंपोनेंट मेरे पास क्रॉस है। कुछ इस तरह का है। यहां पे हमने क्रॉस को ए लिखा और आपको बता दूं यहां ए भी वोलेटाइल है और ये जो हमने छोटा सा पॉइंट बनाया ये बी है, ये भी वोलेटाइल है। तो मैं आपसे एक बात पूछूं कि जब ये दोनों वोलेटाइल है तो क्या दोनों के वेपर्स बनेंगे? तुम्हारा आंसर होगा यस, दोनों के वेपर्स बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। इसके वेपर्स मान लो यहां पे आया और इसके वेपर्स भी आए, दोनों के वेपर्स है। अब यहां पे एक बात ये उठता है कि इस दोनों में जिसकी वोलेटिलिटी ज्यादा है उसके ज्यादा वेपर बनेंगे, जिनकी वोलेटिलिटी कम है उसका कम वेपर बनेगा। और यदि दोनों का वोलेटिलिटी सेम है तो दोनों में सेम वेपर बनेगा। ओके, फिलहाल इन दोनों की वोलेटिलिटी अलग अलग हम लोगों ने ले रखा है। सपोज करो कि मेरे पास ए का वोलेटिलिटी ज्यादा है, वोलेटिलिटी ए का ज्यादा है बी के कॉम्पेरिजन में। तो ए जो मेरा है क्रॉस की संख्या क्या होगी? थोड़ी ज्यादा होगी। तो चलो इसकी संख्या थोड़ी ज्यादा बना लेते हैं। और बी यदि लेस वोलेटाइल है तो कम वेपर बनेगा। तो मेरा क्वेश्चन यहां पे यह है कि क्या ए और बी का कंपोजिशन का मतलब दोनों का अमाउंट नहीं, दोनों का रेशियो। ए और बी का कंपोजिशन अभी दोनों फेज में इक्वल होगा क्या? दोनों फेज में इक्वल नहीं होगा। तो क्या डिफिनेशन करता है? डिफिनेशन करता है कि एक ऐसा टाइम इसमें आएगा जिस टाइम पे ए और बी का कंपोजिशन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में सेम हो जाए, उस टाइम पे ये लिक्विड एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, जबकि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। फिर से मैं आपको बताता हूं। सच टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच कंपोजिशन ऑफ बोथ द कंपोनेंट मस्ट बी सेम इन लिक्विड फेज and vapor phase, and the liquid boils at a constant temperature, so it cannot be separated by fractional distillation से। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करने लगता है और वैसा तब होता है जब इन दोनों का कंपोजिशन लिक्विड में और वेपर में सेम होगा, उस समय ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाता है। वंस अगेन क्लियर एंड क्लियरली एक बार आप देख लो, क्या सुन लो। ए और बी का कंपोजिशन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में जब सेम होगा, उस समय ये लिक्विड एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करेगा एंड दिस लिक्विड कैन नॉट बी सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
होप करते हैं ये तो आप समझ गए होंगे कि इन दोनों का कंपोजिशन लिक्विड में और वेपर फेज में सेम हो जाए। तो चलो ऐसा करते हैं, पहले इसको डिफाइन कर लें, फिर इसके ग्राफ प्लॉट करते हैं। उससे होप करता हूं कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन, सच टाइप ऑफ, ज्यादा अच्छा रहेगा आप साथ में पैरेलल नोट्स भी बना लें। सच टाइप ऑफ बाइनरी मिक्सचर in which composition of both the component must be same in liquid phase as well as vapor phase, and they boils at a constant temperature, and it cannot be separated by fractional distillation। आपको पता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक मेथड है जिससे हम दो कंपोनेंट को अलग करते हैं, लेकिन वो तब जब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो। यहां तो एक कॉमन बॉइलिंग पॉइंट पे दोनों बॉइल करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है वो ये ही है कि कंपोजिशन ऑफ बोथ द कंपोनेंट मस्ट बी सेम इन लिक्विड एंड वेपर फेज। तो आपके माइंड में क्वेश्चन में आएगा कि सर थोड़ा आप ये एक्सप्लेन करो कि कब वो कंडीशन आएगा जब लिक्विड फेज में और वेपर फेज में दोनों का कंपोजिशन सेम आएगा। तो चलिए इसको हम लोग एक ग्राफ से समझते हैं और इस डेफिनेशन को आप नोट डाउन कर लें। ओके, तो इसको एक ग्राफ से देखते हैं दोस्तों। चलो एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज योर ड्रॉप। ओके, तो इसी का ग्राफ प्लॉट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है। अभी मेरे पास दो कंपोनेंट था, एक ए था और एक बी था। इसी का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ओके, इस वाले एक्सिस पे हम लोग लेंगे टेम्परेचर, और ए और बी मेरे पास था। तो मान लेता हूं कि ए का मेरा यहां पे परसेंटेज कंपोजिशन 100%। इसको डिवाइड कर लें थोड़ा। ए का यहां पे 100% कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ ए 100%। ओके, तो इसको 1 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 और यहां पे दोस्तों 0 कर लेता हूं। ओके, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ ए
ए का कंपोजिशन, ए का कंपोजिशन इसी में मिला हुआ होगा मेरे पास। अभी बताया था ए और बी, ए एंड बी दो कंपोनेंट, दोनों वोलेटाइल। तो यहां पे लेता हूं बी, बी का परसेंटेज कंपोजिशन यहां पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100% चला जाता है। ओके, अब जब इसके ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहां पे दो कंपोजिशन का अलग अलग वेरिएशन होगा, एक तो वेपर का होगा और दूसरा लिक्विड का होगा। ग्राफ मेरा कुछ कैसा मिलता है वो मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन होगा कि सर यहां पे दो लाइन क्या है, क्लियर। ऊपर वाला लाइन मुझे वेपर के कंपोजिशन के बारे में बताएगा और जो मेरा नीचे का लाइन होगा वो लिक्विड के कंपोजिशन के बारे में बताएगा। तो बोलो यहां भी तो वही सिचुएशन होगा, बिल्कुल। अगेन ये वेपर के कंपोजिशन को बताएगा और ये लिक्विड के कंपोजिशन को। इसको एक एग्जांपल से समझें। मान लो मेरा माइंड किया कि हम एक पार्टिकुलर टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे टी डैश पे देखना चाहते हैं कि ए और बी का लिक्विड में क्या कंपोजिशन है और वेपर में क्या कंपोजिशन है। तो जैसे इसको आप यहां से यहां पे टच करोगे, तो जैसे इस पॉइंट को यहां पे हम लोग टच करेंगे दोस्तों, और इसको यदि हम लोग ऑलमोस्ट नीचे लाते हैं तो मुझे यहां पे किसका कंपोजिशन मिलेगा, ए और बी का लिक्विड फेज में कंपोजिशन मिलेगा। तो लिक्विड फेज में कंपोजिशन क्या होगा, यदि अप्रॉक्स हम लोग इसको मिडल में मान लें तो मेरे हिसाब से यदि इसको इक्वल मानो तो ये कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, और इसको हम लोग लें तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो मेरा कहना है कि लिक्विड वाले फेज में ए और बी का जो कंपोजिशन है वो कितना है, एक है 6, ए है 85 तो ये है 15। इन दोनों का कंपोजिशन लिक्विड में अभी ये मेंटेन कर रहा है, ओके, ये कंपोजिशन मेंटेन कर रहा है। लेकिन एट द सेम टेम्परेचर हमें वेपर में देखना होगा कि क्या कंपोजिशन है। तो इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। इसको जब आगे बढ़ाते हैं तो और इसको नीचे लाते हैं तो यहां जो कंपोजिशन मुझे मिलेगा इसको हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये मेरे लिए 55 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 हो जाएगा। तो आप खुद ही देखो, ये जो कंपोजिशन 55 और 45 का मिला, ये वेपर फेज में मिला और ये लिक्विड में मिला। वंस अगेन क्लियरली आप सुनो और समझो क्या कर रहा हूं। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ए और बी का जो कंपोजिशन है वो 85% ए तो 15% ये, लेकिन वेपर में इन दोनों का अलग कंपोजिशन है, ये है 55 तो ये 45, मतलब दोनों में डिफरेंट कंपोजिशन। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप खुद ही देख रहे हो कि अलग अलग कंपोजिशन है। तो मैं आपको क्या बताया था, एक ऐसा कंपोजिशन, एक ऐसा टाइमिंग जिस टाइम पे कि इन दोनों का कंपोजिशन लिक्विड और वेपर में सेम हो जाए। आपको ग्राफ से लग रहा होगा कि वो पॉइंट कहां है, वो पॉइंट कहीं और नहीं, वो पॉइंट यही है दोस्त। अब आप इसको इससे मिला लो, ओके, तो इसको इससे मिलाते हैं दोस्तों तो दैट बिकम द टी, और इसे हम लोग कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप। व्हाई दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप, क्योंकि आप यहां पे ध्यान से देखो तो दोनों में कंपोजिशन सेम है। ए और बी का जो कंपोजिशन लिक्विड फेज में है वही कंपोजिशन वेपर फेज में है। सो द लिक्विड बॉइल्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। दोनों में जब कंपोजिशन सेम होगा तो ये लिक्विड एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, जबकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। होप करता हूं इस ग्राफ से आपको
पूरा ही क्लियर हुआ होगा। व्हाट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? सच टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच कंपोजिशन ऑफ बोथ द कंपोनेंट मस्ट बी सेम इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। यही वो कंपोजिशन है जिस कंपोजिशन पे जो मेरा मिक्सचर होगा वो किसकी तरह बॉयल करेगा? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब आप ये मत सोचना कि सब जगह 40-60 होगा, वो डिपेंड करेगा आपने किस टाइप ऑफ नेचर वोलेटाइल लिक्विड ले रखा है। ठीक है, ये हमने एक समझाया, वो डिपेंड करेगा कि आप कैसा सिस्टम ले रखे हो, किस टाइप का लिक्विड मिला रहे हो। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का कंपोजिशन उस पर वेरी करता है। होगा तो मैं आपको एग्जांपल से और भी एक्स्ट्रा एग्जांपल लिखा के समझा दूंगा, बट यहाँ एक जनरलाइज मैं आपको समझाया हूं। 40-60 इज नॉट ए कांस्टेंट रेशियो, ये कुछ भी वेरी कर सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द वोलेटिलिटी ऑफ नेचर, बट डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फंडा आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कि उस टाइम जिस टाइम इन दोनों का कंपोजिशन लिक्विड वेपर में सेम। आप देख लो ना, यहाँ पे ये लिक्विड वाले में 85-15 था, वेपर वाले में 55-45 अनइक्वल था, लेकिन यहां पे दोनों का कंपोजिशन लिक्विड और वेपर में सेम आ गया। सो दे बॉयल्स एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर। ओके फ्रेंड्स, यहां पे आप देख लो दोनों में क्या है, सेम। तो चलिए, एक बात ये होगी। दूसरी बात, इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से बनेंगे? इसके एग्जाम्पल्स बनते हैं, पॉजिटिव डेविएशन का जितना भी केसेस था वो इसके एग्जाम्पल बनेंगे। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जाम्पल बनेगा पॉजिटिव डेविएशन। तो ये तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा, मिनट में क्या क्वेश्चन रहेगा? क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो आपको देखना होगा कि पॉजिटिव डेविएशन का जो एग्जाम्पल था वही एग्जाम्पल मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में फिट करे। तो कई स्टूडेंट ये पूछता है कि इसको मिनिमम बॉइलिंग और ये पॉजिटिव डेविएशन से आपने कैसे रिलेट किया? दोस्तों, फिर मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। चलिए, स्पेस की थोड़ी कमी है, आप बना लिए होंगे ग्राफ, तो इसको थोड़ा रिलेट करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन का एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था, याद है? वैसे एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल और है। एक एग्जाम्पल लिया था हमने वाटर, और यहां पे लिया था हमने वाटर, याद आ रहा है कुछ? और यहां पे हमने लिया था इथाइल अल्कोहल, और यहां भी हमने लिया था इथाइल अल्कोहल। ओके, अब आप इसे ध्यान से देखो, ये डेल प्लस, ये डेल माइनस, ये डेल माइनस, ये डेल प्लस। अब आप जब इसको मिलाते हो तो आपको बताया था कि पॉजिटिव डेविएशन में जो इंटरैक्शन होता है ना, वो वीकर इंटरैक्शन होता है। कैसा इंटरैक्शन होता है दोस्तों? इसमें जो इंटरैक्शन होता है वो वीकर इंटरैक्शन होता है। दैट वाज द वीकर इंटरैक्शन। अब आप समझ लो, यदि इंटरैक्शन यहां पे वीकर होगा तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है? इसका डेफिनेशन होता है टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 1 atm। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 1 atm। तो यदि ये इंटरैक्शन पुअर है तो कम टेम्परेचर को गेन लेने के बाद ये वेपर बनाना शुरू कर देगा और जल्दी से ये 1 atm प्रेशर को टच कर लेगा। सो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल होगा, कम बॉइलिंग टेम्परेचर लेकर ये आसानी से 1 atm को टच करेगा। इसी वजह से मिनिमम बॉइलिंग का एग्जांपल हुआ पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में इंटरैक्शन भी कर कम टेम्परेचर लेकर ये आसानी से वेपर का फॉर्मेशन करेगा और 1 atm प्रेशर को टच करेगा। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 1 atm। होप करता हूं आप ये बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए, ये मेरा पहला ग्राफ था, दिस इज द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और कभी भी आपको पूछे तो आपको क्लियरली बताना है ऑल द एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। चलिए बढ़ते हैं दूसरा। सेकेंड है दोस्तों मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स।
अब आप समझ गए होंगे कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जाम्पल क्या बनेगा। इसके एग्जाम्पल्स बनेंगे दोस्तों नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन एक काम करता हूं, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं ग्राफ से, ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहां पे भी ग्राफ प्लॉट करते हैं। ओके, अगेन यहां पे इस एक्सेस पे हम लोग लेते हैं कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन लेते हैं। अगेन हमने यहां पे ए का कंपोजिशन लिया 100%, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए। एक रफ स्केल है आपको समझाने के लिए, ठीक। बी का कंपोजिशन जस्ट इसका क्या होगा, दोनों को मिलाकर 100% कंपोजिशन करें। ये क्या होगा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहां पे क्या होगा 100। इधर क्या लेंगे, इधर हम लोग करेंगे, लेंगे टेम्परेचर। ठीक है, अब क्या है ना, यहां पे जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन में, तो ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके का आएगा। ओके, ओके फ्रेंड्स, अब यहां पे क्या है, फिर मैं आपको बता रहा हूं। अगेन जो मेरा ऊपर का लाइन है ये वेपर का लाइन है, और ये जो मेरा लाइन है ये लिक्विड का लाइन है। ये भी वेपर है और ये लिक्विड है। ओके, एक काम करते हैं, एक जनरल टेम्परेचर लेता हूं T, ठीक है, एक जनरल टेम्परेचर लेता हूं T। मान लो हमने इस टेम्परेचर पे ले लिया। अब मुझे इन दोनों का कंपोजिशन देखना है, तो क्या होगा, इस पॉइंट को यदि इसमें हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इसको जस्ट नीचे लाएंगे, तो आप खुद ही देखो कि ये जो मेरा लाइन है, ऊपर का लाइन वेपर का लाइन है और नीचे का लाइन किसका लाइन है, लिक्विड का लाइन। इसको यदि हम लोग आगे बढ़ाएं और इसको आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो ये ऊपर का जो लाइन ये वेपर का है और नीचे लाइन किसका है, लिक्विड का है। इसको हम लोग नीचे लाते हैं। आप मुझे बताओ, मान लो 80, वेपर में ए और बी का कंपोजिशन कितना है, 80-20 का रेशियो है यहां पे, लेकिन ठीक इसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे इसमें क्या रेशियो होगा, लिक्विड में क्या इसका रेशियो होगा, इसे कहां ले जाना होगा, नीचे लाना होगा। मान लो ये 75 अप्रॉक्स हमने ले लिया और इसे हमने क्या ले लिया
65 लेना होगा और इसे मुझे लेना होगा 35। तो आप मुझे एक बात का जवाब दो, इन दोनों का कंपोजिशन इक्वल है या सेम है? तो तुम्हारा आंसर आएगा कि इन दोनों का कंपोजिशन डिफरेंट है। लेकिन इस टेम्परेचर की बात करें तो इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे इन दोनों का कंपोजिशन, मान लो ये तुम्हारा 55 है और ये 45 है, तो इस कंपोजिशन पे इन दोनों का कंपोजिशन सेम। तो मैं आपको क्या बताया था? आपको बताया था कि जिस टाइमिंग पे ए और बी का कंपोजिशन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में सेम हो जाए, उस टाइम, उस टेम्परेचर, उस टाइम कंपोजिशन में वो लिक्विड एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, जबकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। एंड दिस कंपोजिशन इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसके जितने भी एग्जांपल्स होते हैं वो सभी एग्जांपल्स होते हैं दोस्तों नेगेटिव डेविएशन। तो अगेन आप एक क्वेश्चन करोगे कि व्हाई द एग्जांपल ऑफ द नेगेटिव डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल क्यों? देखो, नेगेटिव डेविएशन में क्या होता था ना, स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होता था। तो यदि इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा तो उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने में मुझे ज्यादा टेम्परेचर देना। समझते हैं उसके एग्जांपल को लेकर। होप करता हूं कि आप ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। होप करता हूं ये आप लोग बना लिया होंगे। चलिए, तो यहां पे ये पढ़ना है कि नेगेटिव डेविएशन इसका एग्जांपल क्यों, वाई यहां पे इसका नेगेटिव डेविएशन एग्जांपल क्यों, उसका रीजन है। सुनो, बताया था ये एसीटोन था और यहां पे क्लोरोफॉर्म और यहां भी क्लोरोफॉर्म। यहां पे इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच एक विक डायपोल इंटरेक्शन होता है और इन दोनों के बीच भी एक विक डायपोल इंटरेक्शन। लेकिन जब मिलाते हैं तो मिलाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, याद होगा आपको, बताया था इस बारे में। यहां पे डेल नेगेटिव, यहां पे डेल पॉजिटिव। तो ये जो इंटरेक्शन है मेरा एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो जब अभी आपको बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या बताया, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 1 atm। तो ये इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर और इसको 1 atm तक पहुंचाना है, आपको क्लियर सी बात है ज्यादा टेम्परेचर देना। तो जब ज्यादा टेम्परेचर देना होगा, यही कारण है कि जो हम लोग का ग्राफ बना था, इस बार का ग्राफ, वो ग्राफ कुछ ऐसा बना था। एलिवेटेड टेम्परेचर था, मोर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, और वो पिक टेम्परेचर था, मैक्सिमम टेम्परेचर था। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो टेम्परेचर मेरा बना था ये मैक्सिमम टेम्परेचर था, टी मैक्स। पिछले वाले ग्राफ में आप देखे होंगे कि वो ग्राफ बना था कुछ ऐसा। तो ये था तुम्हारा मिनिमम बॉइलिंग, टी मिनिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप था, और ये टी मैक्सिमम था। टी मैक्सिमम मीन्स मोर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस इंटरेक्शन। इस वजह से इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए था, इसलिए इसके जितने भी एग्जांपल्स बनते हैं वो नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल बनते हैं। ओके, और यहां पे जो एग्जांपल बनते हैं वो किसके एग्जांपल बनते हैं फ्रेंड्स? पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स बनते हैं। तो याद रखना है, फॉर द मैक्सिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप एग्जांपल शुड बी
in negative deviation and minimum boiling azeotrope examples would be positive deviation और उसका simple reason है type of interaction. यहाँ interaction stronger, more energy is required. पॉजिटिव वाले में वीकर इंटरेक्शन, लेस टेम्परेचर पे ही वो क्या करेगा, बॉयल कर जाएगा, इस वजह से वहां पे पॉजिटिव रिएक्शन. तो होप करता हूं आपको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का डेफिनेशन और टाइप ऑफ एजियोट्रॉप दोनों समझ में आइडिया होगा. तो चलिए हम लोग अब मूव करेंगे सॉल्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ना है, उसे आप प्लॉट कर लीजिए. ये जरूर याद रखिएगा, टी मैक्स नेगेटिव, टी मिनिमम पॉजिटिव, क्योंकि एग्जांपल आपको ही देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ मैक. तो इसलिए आपको नेगेटिव डेविएशन का पूरा एग्जांपल याद रखना है, पॉजिटिव डेविएशन का पूरा एग्जांपल मैं आपको लिखा दूंगा, सारे पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल. तो आपको ये एग्जांपल्स पूरे याद रखने हैं, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, क्योंकि एक मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है कौन मिनिमम. तो चलिए अब हम लोग मूव करें फर्दर टॉपिक में. एंड फर्दर टॉपिक है हम लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले दो तीन बातें मैं आपको बता देना चाह रहा हूं. सबसे पहली बात तो ये कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कभी भी बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में एप्लीकेबल नहीं होता. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन में एप्लीकेबल होता है. तो यहां पे लिखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल इन डाइल्यूट सॉल्यूशन. ये ध्यान रहे. दूसरा, बहुत कम कर दो और आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो नहीं लगेगा. दूसरा, सेकंड, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पे आते हैं. पहले हम लिख लें कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहां कहां अप्लाई होगा. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमको ऑब्जर्व उसी कंडीशन में होगा जब हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड करेंगे. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑब्जर्व्ड, colligative property is observed only when non-volatile solids are added. Non-volatile solids are added. जब हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड करते हैं तब मुझे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलता है. ओके, तो ये दो पॉइंट्स थोड़ा ध्यान रखना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तभी ऑब्जर्व होगा जब नॉन वोलेटाइल लेंगे, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व तब होगा जब सॉल्यूशन मेरा क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा. तीसरा पॉइंट मुझे क्या याद रखना है वो आपको ध्यान देना है. व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो सिर्फ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है. तो यहां पे लिखेंगे सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी विच only depends on number of moles and independent from nature of solid. सॉल्यूट का क्या नेचर है इससे फर्क नहीं पड़ता, उसके मोल कितने हैं. जैसे आपने NaCl लिया, यूरिया लिया, क्या लिया, नो मैटर्स, मोल इक्वल यदि सभी पार्टिकल्स के हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल सब में बराबर हो जाए तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलेगा वो सभी में सिमिलर मिलेगा, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ सॉलिड. तो मेरे लिए यहां पे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना, इंडिपेंडेंट फ्रॉम नेचर ऑफ सॉलिड. कौन सा सॉलिड है उस पर डिपेंड नहीं करेगा,
उसके मोल कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा। ये मोल पे डिपेंड होने वाला प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको करते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये जागनी है, ये 2-3 पॉइंट्स आपको पहले माइंड में बना लेना है, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों का टोटल 4 टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर ऑफ 4 टाइप्स। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर ऑफ 4 टाइप्स। डाइल्यूट सॉल्यूशन में 4 तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मुझे ऑब्जर्व है। 4 टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व। जो सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एफपी मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां पे मेरे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है, फिर नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है, हेनरीज लॉ पढ़ना है जिसमें हम लोग का सॉलिड गैस होता है, उसको लिक्विड में घुलाना होता है, और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ाएंगे। बट सॉल्यूशन को देखा जाए तो सॉल्यूशन का जो मेन है वो यही है दोस्तों, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है और इसके सबसे पहले थ्योरी क्लियर होना चाहिए और उस थ्योरी के बाद प्रॉब्लम्स। तो चलिए तो फ्रेंड्स हम लोग एक काम करते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम बीच में स्टार्ट नहीं करना चाहते, इसको एक फ्रेश लेक्चर में डालना चाहते हैं और उस लेक्चर का नाम ही होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये सॉल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्यों नहीं इसको अगले नेक्स्ट वाले में ऐड करेंगे और मेन फोकसिंग टॉपिक है सॉल्यूशन का, तो इसको अच्छे से अगले क्लास हम लोग करते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए और नेक्स्ट वीडियो से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें फॉर्मूला भी आएगा और प्रॉब्लम्स का भी मेन सेंटर यही है। तो थोड़ा कॉपी पेन लेके आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बैठना होगा और उसके फॉर्मूले टोटल कलेक्ट करने होंगे समझने के बाद, फिर हम लोग मैथ क्लास करेंगे। ओके, थैंक यू।